वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। जैसे आप सभी को पता ही है, मैंने बताया भी था आपको, इग्नू वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर बताया था कि जो हमारा दूसरा चैनल है स्पीकिंग वाला, वहाँ पर एक नया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट होने वाला है मेरे द्वारा। बेसिक टू एडवांस जो होगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी उसमें डे वाइज, जैसे डे 1, डे 2, डे 3। जो लोग इग्नू वाला से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से इग्नू वाला से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे पास आती है कि सर मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इंग्लिश के जब भी कोई पेपर होता है ना इग्नू में, तो उनको उस पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बेसिक ग्रामर भी लोगों को नहीं आती, जैसे आपका प्रेपोजिशंस हो गया, कंजंक्शंस हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गए, टेंसेस हो गए, टेंसेस के पैसिव वॉइस पर क्वेश्चन इग्नू में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इग्नू के स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए ही ये नया कोर्स जो स्पीकिंग के साथ साथ आपकी ग्रामर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, मेरे द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये आपका जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा जो दूसरा चैनल है, जो कि इस चैनल से कनेक्ट है, हमारा कौन सा स्पीकिंग वाला जो चैनल है ना, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे जो इंग्लिश वाला चैनल है उसका क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आपको करना क्या है, जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही उस पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, जैसे ही उस पर हमारे साथ 1 के मेंबर जुड़ जाते हैं तो आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। डे 1 से शुरू होगा, फुल कोर्स होगा, बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको डेली मिलेगी। एक लाइव क्लास बेसिक टू एडवांस आपका क्या होगा, ये कोर्स स्टार्ट होगा। यानी कि जिन लोगों को एबीसीडी भी सही से नहीं आती, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और आपको टेंस और इंग्लिश स्पीकिंग तक भी हम यहाँ पर पहुंचाएंगे। और ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा आपके इग्नू की स्टडी में, क्योंकि इग्नू में आपके पास क्या होता है, इग्नू में आपके पास होती है क्या, इंग्लिश। और वो इंग्लिश इतनी, कई बार ऐसे पेपर होते हैं जो कि ग्रामर ज़्यादा पूछते हैं, तो उस ग्रामर को भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग करेगा ये आपका कोर्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, इस चैनल को, हमारा जो स्पीकिंग वाला चैनल है ना, जो कि इस चैनल से कनेक्ट भी है, हमारा स्पीकिंग वाला चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है ना। इस पर लगभग हमारे कितने 750 प्लस मेंबर्स अभी हैं। 1 के होते ही आपका ये लाइव कोर्स आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको डेली पीडीएफ भी मिलेगी टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री, और एक क्लास भी आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री मेरे द्वारा। तो जो भी लोग मेरे को पसंद करते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर जाकर अपना प्यार दिखाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना फालतू बात किए, जो आज की हमारी क्लास है दोस्तों, वो आपको थंबनेल में दिखाई दे भी गया होगा। ये क्लास हमारी होने वाली है BHIC 134 की, जिससे मैं यूनिट वाइज आपको पढ़ाऊंगा। आज हम क्लियर करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट, जो आपके सामने यहाँ पर खुल गई है, BHIC 134। तो उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही होंगी, चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। इस क्लास में हम करेंगे क्या, इस क्लास में हम एक यूनिट कंप्लीट करेंगे। ऐसे यूनिट वाइज मैं आपको पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना के दूंगा हर सब्जेक्ट कोड की, ताकि आपको जगह जगह भटकना ना पड़े और इग्नू का सारा मटेरियल आपको एक ही चैनल पर मिल जाए। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट कोड की रेगुलर क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता ही है क्या, हिस्ट्री है। ये क्या है दोस्तों, हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है। लेकिन कब से कब तक ये भारत का इतिहास है, क्या कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि जो BHIC 134 हम पढ़ रहे हैं, ये भारत का इतिहास तो है, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है। कोई कोई मुझे कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताए कि इसका टाइम पीरियड क्या है। आज हम कंप्लीट करेंगे यूनिट 1, जिसमें हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी की। अब देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है, दो शब्द होते हैं जिनमें हम बार बार कंफ्यूज रहते हैं। एक तो होता है दोस्तों शताब्दी, और एक होता है दशक। तो शताब्दी कितने वर्षों का होता है, शताब्दी कितने वर्षों का होता है, और दशक कितने वर्षों का होता है। तो शताब्दी में होते हैं 100 साल, है ना, और दशक में कितने होते हैं, 10 ईयर्स। अब शताब्दी हमेशा पीछे की तरफ चलती है, जबकि दशक हमेशा आगे की तरफ चलता है। जैसे मैंने आपसे कहा 90 का दशक, 1990 का दशक, तो 1990 के दशक में 1991 से लेकर 99 तक आपकी सारी सने इंक्लूड होंगी, क्योंकि आगे की तरफ होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 18वीं शताब्दी, तो इसका मतलब है 1701 से लेकर 1799 तक की जो सन होंगी हमारी, उसे हम मानेंगे क्या, 18वीं शताब्दी। दोस्तों क्या मानेंगे, 18वीं शताब्दी, क्योंकि शताब्दी हमेशा पीछे के 100 साल को काउंट करती है और दशक हमेशा आगे के 10 साल को काउंट करता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, देखिए 18वीं शताब्दी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आता है। उद्देश्य हमें नहीं पढ़ना, प्रस्तावना का कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले 18वीं शताब्दी की मुख्य विशेषता क्या रही, कुछ मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे 18वीं शताब्दी में आपने सुना होगा, भारत का सबसे फेमस युद्ध हुआ 1757 में, जिसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध। आपको पता, प्लासी का युद्ध जो था वो बंगाल के नवाब, एक तरफ तो थे बंगाल के नवाब और दूसरी तरफ थे कौन दोस्तों, बंगाल के नवाब के खिलाफ कौन लड़ रहा था, यहाँ पर बंगाल के खिलाफ खिलाफ लड़ रहा था कौन, अंग्रेजी हुकूमत, या फिर आप कह सकते हैं अंग्रेज।
तो आपको पता अंग्रेजों की इस युद्ध में क्या हो गई थी, जीत हो गई थी और बंगाल के नवाब की क्या हुई थी, हार हुई थी। और इस प्रकार यहाँ पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है, अंग्रेजी शासन की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। यहाँ से भारत में ब्रिटिश शासन आ गया और मुगलों के शासन का यहाँ से अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अंत होने लगा। तो आप कह सकते हैं मुगल क्या हो गए, पिछड़ गए, यहाँ पर मुगल क्या हो गए, पिछड़ गए। तो ये कुछ विशेषता रही हमारी 18वीं शताब्दी की। जो मुगल शासन 1526 में स्टार्ट हुआ था, आप सबको पता ही होगा। 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी तो बाबर ने क्या की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। पूरा बाबर, ये जो पूरा मुगल वंश है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि 1757 प्लासी के युद्ध तक आते आते जो हमारा मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। तो ये हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी की मुख्य विशेषताएं। 18वीं शताब्दी से संबंधी वाद विवाद, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य क्या था, इसका पतन किस प्रकार हुआ और 18वीं शताब्दी का आरंभ किस प्रकार हुआ, कैसे अंग्रेज भारत में आए, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय राज व्यवस्थाओं के उद्भव की बात भी हम करेंगे कि कैसे कैसे क्षेत्रीय राज व्यवस्थाओं का उद्भव हुआ। सारांश आप बुक में पढ़ना, शब्दावली जो भी होगी, शब्दावली इंपॉर्टेंट मैं आपको जरूर बताऊंगा, बहुत प्रश्नों का उत्तर आप खुद देना, क्लियर। तो कभी भी देखे बुक का स्क्रीनशॉट है, इसमें कौन से 4 टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, ये 4 टॉपिक इसमें पढ़ने लायक है, बाकी चैप्टर क्या आपका बिल्कुल कबाड़ इसमें छापा हुआ है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं 18वीं शताब्दी की मुख्य विशेषताएं क्या है। बिल्कुल तसल्ली में मैं आपको समझाऊंगा, चीजें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं, नोट करते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, हेडिंग बनाइए 18वीं शताब्दी की मुख्य विशेषताएं, जो भी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट कोड को रखते हैं। तो देखिए कुछ प्रमुख विशेषताओं पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ प्रमुख विशेषताओं की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, इस पर हम फोकस करते हैं। 18वीं शताब्दी में 2 परिवर्तन देखने को मिले। कितने परिवर्तन देखने के लिए मिले, 2 परिवर्तन। पहला ये था कि मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। मुगल साम्राज्य क्या हो गया, बंटवारा हो गया। कैसे बंटवारा हुआ, कुछ क्षेत्रीय और कुछ छोटी छोटी सत्ताओं में बंट गया। तो मैंने आपको बताया था मुगलों में एक व्यवस्था होती थी, मनसबदारी व्यवस्था, जहां पर राजा क्या करता था, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जमींदारों को दे देता था, जिन्हें मनसबदार कहते थे। अब उन मनसबदारों ने धीरे धीरे क्या किया, जो टुकड़े राजाओं की तरफ से मिले थे भूमि के, उन पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और राजा के खिलाफ ही खड़े हो गए। इसलिए मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया, टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया। मुगल साम्राज्य का क्या हो गया दोस्तों, बंटवारा हो गया। आप क्या कहेंगे सर, मुगल साम्राज्य का हो गया बंटवारा। इतनी बात आपको याद रहेगी, तो यहां पर आपका एक पॉइंट बन जाता है। दूसरा, क्षेत्रीय और छोटी सत्ताओं में बंट गया। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, पहला परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा परिवर्तन समझिए। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि 18वीं शताब्दी के प्रभावों के पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे एक दीर्घकालीन शताब्दी माना गया है। कितना, इसे माना गया है दीर्घकालीन शताब्दी। तो ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई दोस्तों। दीर्घकालीन का मतलब है हर शताब्दी 100 वर्षों की होती है, लेकिन 18वीं शताब्दी में इतने सारे परिवर्तन हुए ना कि इसे छोटी मोटी नहीं, एक बड़ी शताब्दी के रूप में देखा गया। इतनी बात आपको समझ में आई। साथ साथ आपको याद रखना है कि मुगल शासन का क्या होना, बंटवारा होना, और 1720 के बाद क्षेत्रीय राजनीति, जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें क्या आई, स्थिरता के लक्षण दिखाई देना। क्षेत्रीय राजनीति का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मुगल साम्राज्य आपका, तो इसमें छोटी छोटी जो रियासतें थी ये मुगल साम्राज्य से क्या हो गई, बिल्कुल अलग हो गई दोस्तों। तो क्षेत्रीय राजनीति का यहाँ पर उद्भव होने लगा और कंपनी का शासन यहाँ पर आने लगा दोस्तों। कंपनी ने जो सहायक संधि लागू की थी, अब मैं आपको बताता हूँ सहायक संधि थी क्या। सहायक संधि अंग्रेज जिस भी राजा के साथ करते थे उसे घुमा फिरा के अपने शासन के अंडर ले आते थे। ये बिल्कुल ऐसा सा था, दोस्ती करके दगा देने जैसा। सहायक संधि, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा क्या थी आपकी सहायक संधि। तो उम्मीद है आपको 2-3 पॉइंट समझ में आए होंगे। एक तो मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ था 18वीं शताब्दी में, इसे दीर्घकालीन शताब्दी माना जाता है। कंपनी ने यहाँ पर क्या की थी, इसी शताब्दी में आपकी सहायक संधि की थी और इसी शताब्दी के तहत बहुत ज्यादा क्या हुए थे, परिवर्तन आए थे, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी के ही। चले इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 18वीं शताब्दी को, क्योंकि आपको ना मेरा समझाया हुआ ज्यादा समझ में आता, बुक का कम। देखिए तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, 18वीं शताब्दी की, है ना। तो 18वीं शताब्दी की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में सबसे पहली बात तो क्या था, ये जो मुगल साम्राज्य था ये क्या हुआ दोस्तों, ये मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया, मुगल साम्राज्य इसका विभाजन हो गया, इसका बंटवारा हो गया, है ना। इसका बंटवारा किस में हुआ, मुगल साम्राज्य जो था आपका, छोटी रियासतें क्या हुई, जो छोटे रजवाड़े थे, छोटे रजवाड़े समझते हो, छोटे छोटे राजा थे, छोटे रजवाड़े सामने आए। यही कब हुआ आपका, 18वीं शताब्दी में हुआ। छोटे रजवाड़े आपके सामने आए, मुगल साम्राज्य का विभाजन हो गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मुगल काल था, है ना, आप कह सकते हैं मुगल काल जो था आपका, मुगल काल
मुगल काल का क्या हो गया दोस्तों, मुगल काल का इसमें पतन हो जाता है, मुगल काल की समाप्ति यहाँ पर हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज 18वीं शताब्दी। साथ साथ 18वीं शताब्दी में यहाँ पर कंपनी शासन आ जाता है। आप कहेंगे सर कंपनी शासन की क्या मतलब हुआ, कंपनी शासन का मतलब है यहाँ पर आ जाता है आपका अंग्रेजी शासन। कौन सा शासन आ जाता है 18वीं शताब्दी में, अंग्रेज भारत पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक लॉन्च करते हैं सहायक संधि, लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा स्टार्ट की गई आपकी कौन सी, सहायक संधि। और सहायक संधि के तहत कुछ शर्तें रखी जाती थी, जैसे जैसे आप ऐसा मान के चलिए जो भी संधि करेगा किस किस के बीच में होगी, एक तो अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज प्लस किसके, राजा के बीच में संधि होती थी। राजा को बहुत सी शर्तें माननी पड़ती थी, राजा को बहुत सारी क्या माननी पड़ती थी, शर्तें माननी पड़ती थी। किसकी शर्तें माननी पड़ती थी, अंग्रेजों की। अब ये शर्तें कैसी कैसी होती थी मैं आपको बताता हूँ। जैसे तुमने देखा होगा दो दोस्त है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, एक दोस्त तो है अंग्रेज है ना, और एक दोस्त क्या है, राजा है। तो इस दोस्त की क्या क्या शर्तें थी जो इस दोस्त को माननी पड़ती थी, मैं आपको बताता हूँ। ये कहता था कि अगर तूने मुझसे दोस्ती कर ली, अंग्रेज कहते थे कि अगर किसी राजा ने हमसे दोस्ती कर ली तो किसी दूसरे राजा से दोस्ती नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरा, तेरी सुरक्षा के लिए मैं हमेशा कुछ गार्ड तेरे आसपास छोड़ूंगा। अब आप एक बात बताइए, ये सुरक्षा हुई, जैसी सुरक्षा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो कहीं ना कहीं राजा को घेरना हुआ। प्लस राजा अपनी खुद की सेना नहीं रख सकता, किसी युद्ध में भाग नहीं ले सकता बिना मुझसे पूछे। तो आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा पॉजेसिव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात हो गई कि ये बॉयफ्रेंड बन गया और राजा को बना दिया इन्होंने कहीं ना कहीं क्या बना दिया, गर्लफ्रेंड। अब ये इस पर क्या हो गए, पॉजेसिव हो गए हैं, मेरे से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करेगा। तो घुमा फिरा कर हुकूमत किसकी हो गई, सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों की हुकूमत हो गई और राजाओं का हो गया विनाश। तो यही कहीं ना कहीं सहायक संधि नहीं थी, ये बर्बाद संधि थी। इन्होंने भारत के राज व्यवस्था को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया और अंग्रेजी शासन की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। तो दैट वाज हमारी 18वीं शताब्दी। ये कुछ 18वीं शताब्दी की मुख्य विशेषता थी जो मैंने आपको समझाई। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे। अब आपको पता है इस समय दो ऐसी प्रथा थी जो पूरे भारत में थी, और ये दोनों ही प्रथा किसने लागू की थी, आप कहेंगे सर ये दोनों ही प्रथा हमारे मुगल राजाओं ने लागू की थी। भारत में मुगल शासन में ये दो व्यवस्था होती थी, इसका नाम है एक का जागीरदारी व्यवस्था, एक का मनसबदारी व्यवस्था। ये क्वेश्चन आपका पेपर में टिप्पणी में आता है दोस्तों, किसमें, टिप्पणी में आता है। मैं आपको दोनों ही व्यवस्था यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि टिप्पणी में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करें। देखिए जागीरदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था में होता क्या था, जो अभिजात वर्ग होता था यानी अमीर वर्ग जो होता था उसे वेतन के बदले क्या मिलती थी, भूमि मिलती थी। क्या मिलती थी, भूमि। के लोगों को वेतन के साथ भूमि आवंटित की जाती थी। यानी कि जागीरदारी व्यवस्था में होता क्या था, जागीर, जागीर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जमीन। तो होता क्या था, जो भी अभिजात वर्ग था, है ना, जो भी आपका क्या था, अभिजात वर्ग था मुगल काल में, उसे वेतन तो मिलता ही मिलता था, सैलरी तो मिलती मिलती थी, साथ में जमीन भी मिलती थी। इसी व्यवस्था को क्या कहते थे, जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता था, है ना। अब ये जो जागीर होती थी, इस आवंटित क्षेत्र को हम क्या कहते थे, जागीर कहते थे, है ना। उसको धारण करने वाले को जागीरदार कहते थे। जैसे जमीन, जमीन को धारण करने वाला कौन हो गया, जमींदार, जमीन को धारण करने वाला जमींदार, ऐसी जागीर को धारण करने वाला हो गया आपका जागीरदार, है ना। क्या हो गया दोस्तों, जागीरदार। तो याद रखिए अंग्रेज के आने से पहले जब मुगल काल भारत में हुआ करता था तो मुगलों में एक प्रथा थी कि जो हमारे कुलीन वर्ग है, अभिजात वर्ग है, दरबारी लोग हैं, इन्हें वेतन के साथ साथ कोई जमीन भी दी जाए और उस जमीन को क्या कहा जाए, जागीर कहा जाए, और उस जमीन के मालिक को जागीरदार कहा जाए। ठीक है, इस प्रथा को हम कहते थे जागीरदारी व्यवस्था। तो जागीरदारों को भूमि नहीं बल्कि उस निश्चित क्षेत्र से क्या करना पड़ता था, टैक्स वसूल करना पड़ता था, और जागीर अक्सर हस्तांतरणीय होती थी। यानी कि ये जमीन इन्हें दे तो दी जाती थी, पर इन्हें जागीरदार कहने का मतलब ये नहीं था कि जमीन के मालिक यही बन गए, गलत। ये जमीन के मालिक नहीं है, इनका काम केवल एक है कि इस जमीन से इन्हें करना क्या है, टैक्स वसूलना है, और ये टैक्स वसूल के किसको देना है, राजा को देना है, मुगल सम्राट को देना है। इस व्यवस्था को कहते थे आप कौन सी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था। समझ में आया आपको, नहीं आया, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था में होता क्या था, मुगल सम्राट जो हम अपने दरबार के अमीर लोग होते थे उनमें सैलरी के साथ साथ, वेतन के साथ साथ कुछ जमीन भी देते थे। अब उन लोगों का काम क्या था, उस जमीन से जाके टैक्स वसूलना और टैक्स वसूल के राजा के हाथ में दे देना, इतना ही काम होता था जागीरदारों का, और यही काम था जागीर का। इसी व्यवस्था को कहा गया क्या, जागीरदारी व्यवस्था। अब बात करते हैं थोड़ी सी मनसबदारी व्यवस्था की। मनसब का मतलब क्या होता है दोस्तों, पद। मनसब का मतलब होता है पद। मुगल अधिकारी वर्ग में जो भी शामिल होता था उस सबको मनसब कहा जाता था। आप ही देखिए भाई, मुगल क्या अपने आप में उस समय की सरकार, जैसे आज के समय मोदी सरकार, तो जिस सरकार में जो जो पद होते हैं उन सबको उस समय क्या कहा जाता था, मनसब कहा जाता था। मनसब यानी कि आपकी पोस्ट यानी पद। यह पद दोहरा था, कुछ पद जात के अनुसार मिलते थे, कुछ सवार के अनुसार मिलते थे। जात का मतलब यह था
कि उसका सरकारी पद में पदानुक्रम क्या है, सरकार के उसमें उसकी क्या रैंक है, इसे कहते थे हम जात। और इसके बाद आता था व्यक्तिगत वेतन का निर्धारण भी किससे होता था, जात से होता था। दूसरे थे सवार, इनसे यह पता चलता था कि मनसबदारों को कितने बड़े सैन्य दल के रखरखाव के लिए रखा जाए, जरूरत थी। यानी कि याद रखिए, दो तरीके से पोस्ट मिलती थी। जो हमारा मुगल सम्राट था वो दो तरीके से क्या देता था, मनसबदारी व्यवस्था में पोस्ट देता था। एक जात के अकॉर्डिंग, जात के अकॉर्डिंग मतलब तेरी पोस्ट क्या है, तो कौन से लेवल का मनसब है ना। और दूसरा क्या था, सवार, सवार का मतलब तुम्हारे पास कितनी सेना है, सेना के अकॉर्डिंग भी मनसब छोटा या बड़ा होता था और जात के अकॉर्डिंग भी मनसब छोटा या बड़ा होता था। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि मुगल शासन में जितनी भी पोस्ट बनी होती थी, चाहे दरबारी की है, कवि की है, लेखक की है, वो सभी होती थी क्या दोस्तों, मनसब। और मनसब होते थे दो प्रकार के, जात के आधार पर और सवार के आधार पर। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर? यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई हो, तब हम आगे बढ़े और चीजों को समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे दोस्तों। डन? चलिए अब देखिए जमींदार कौन होते थे। तो मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरी क्लास केवल इसलिए देखते हैं क्योंकि मैं उन्हें समझा देता हूं। तो जागीरदारी व्यवस्था क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जागीरदारी व्यवस्था में कुछ नहीं होती दोस्तों, जागीर होती है, जागीर यानी जमीन होती है, और इस जमीन के जो मालिक होते थे उसे क्या कहा जाता था, जागीरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, उसे जागीरदार कहा जाता था। इन जागीरदारों का काम क्या था, ये आप नोट कर लें। इनका काम था जमीन से क्या करना, टैक्स वसूलना, टैक्स वसूलना, और किसको देना, टैक्स वसूलना, और ये टैक्स किसको देना, राजा को देना, राजा को दे देना। यही काम था किसका, जागीरदारों का, और यही कहलाती है आपकी जागीरदारी व्यवस्था। दूसरी तरफ आती है आपकी कौन सी व्यवस्था दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था में आपके कौन होते थे, मनसब होते थे। मनसब का मतलब होता था पद दोस्तों, मनसब का मतलब क्या होता था, पद। पद दो तरीके से यहाँ पर क्या होते थे, निर्धारित होते थे। कुछ लोगों के जात के आधार पर, जिसे हम कह सकते हैं रैंक, कौन सी रैंक का ऑफिसर है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। दूसरा होता था सवार के आधार पर, सवार का मतलब यहाँ पर होता था सेना, किसके पास जितनी सेना है, सेना आपकी जितनी बड़ी होगी, सेना अगर बड़ी होगी तो आप कहलाएंगे बड़े मनसब। आप क्या कहलाएंगे दोस्तों, बड़े मनसब कहलाएंगे। और अगर मान लो आपकी सेना क्या होगी दोस्तों, आपकी सेना छोटी होगी तो आप कहलाएंगे दोस्तों क्या, छोटे मनसब। क्लियर? तो दोनों व्यवस्थाएं आपको क्लियर हुई, मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था। अब बात करते हैं थोड़ी सी जमींदारों के बारे में। भाई जमींदार कौन होते हैं, जमीन के मालिक। जमींदार कौन होते हैं, जमीन के मालिक। जहां भी आपको दार शब्द दिखाई देना दोस्तों, दार का मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो जमीन को धारण करने वाला जमींदार, धारण करने वाला, ये क्या होता है आपका, दार होता है। जमींदार, मनसबदार, जागीरदार। क्लियर दोस्तों? अब देखिए वंशानुगत रूप से उच्च अधिकारियों का धारक होता था कौन, जमींदार। जमींदार को एकत्रित किए हुए कुल टैक्स के हिस्से पर अधिकार प्राप्त था। यानी कि जमींदार जो टैक्स वसूलता था, जो टैक्स वसूलता था उसका कुछ प्रतिशत किसको मिल जाता था, जमींदार को मिल जाता था। इतनी बात आपको याद रखनी है। उसे कुल एकत्रित कर का 10% और कभी कभी क्या होता था 25% भी मिल जाता था। यानी मान लो अगर उसने 1 लाख राजस्व इकट्ठा किया है तो कई बार उसे 10,000 और कई बार 25,000 तक की राशि भी उसे मिल जाती थी, 10% और 25%। क्लियर? जब जमींदार प्रशासन के लिए राजस्व एकत्रित करता था तो उसे नानकर कहा जाता था। नानकर, नानकर क्या कहा जाता था दोस्तों, नानकर। जिसमें कर का मतलब क्या हुआ, जिसमें कर का मतलब हुआ दोस्तों टैक्स। तो टैक्स इकट्ठा करने वाला कहा जाता था किसको दोस्तों, जमींदार को। इतनी बात आपको याद रखनी है। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आ गया हो तो भाई जरूर इस क्लास को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट बने तो मुझे जरूर बताएं। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा हल्का है। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका मुगल साम्राज्य, क्योंकि थोड़ा सा मुगल साम्राज्य को समझेंगे जब तो 18वीं शताब्दी का अंत समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका मुगल साम्राज्य। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लीजिए, और इसमें मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, पतन के क्या कारण रहे, कैसे इस मुगल साम्राज्य का विनाश हुआ। देखिए महान मुगल युग जो था इसकी शुरुआत 1526 में हुई थी। किसने की थी, बाबर ने की थी। लेकिन 1707 में जब किसकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद भारतीय इतिहास का ये युग क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वास्तव में किसकी मृत्यु के बाद, 1707 ईस्वी में जब आपकी औरंगजेब की मृत्यु हो गई, किसकी दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद है ना, इसका क्या मान सकते हैं आप, पतन मान सकते हैं किसका, मुगल साम्राज्य का। इतनी बात आपको याद रहेगी। औरंगजेब के शासनकाल के साथ ही क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो गया। इतनी बात आपको याद रहेगी। बहरहाल उसका निधन लगभग 50 साल
के बाद मुगल साम्राज्य का पतन ही हो गया, यानी इसके ठीक 50 साल, इसमें कितने साल ऐड कर दो, 50 साल ऐड कर दो, 1757 वही प्लासी का युद्ध आ गया और इसमें क्या होगा, मुगल साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन माना गया है इतिहास में। इतनी बात अगर आपको मजा आ गया हो तो जरूर लाइक करना दोस्तों, क्योंकि इतनी बातें मैंने आपको समझा दी कि कैसे मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई और कैसे इसका पतन हुआ। क्लियर। अब देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है मुगल साम्राज्य के पतन का, यह है सबसे बड़ा कारण कमजोर अधिकारी। कमजोर अधिकारी इसका सबसे बड़ा कारण माने गए। पूछो क्यों? क्योंकि जब बाबर गद्दी पर बैठा था दोस्तों, बाबर कब बैठा था, 1526 में। बाबर के बाद आपका आता है क्या, हुमायूं। कौन आता है दोस्तों, बाबर के बाद आता है आपका हुमायूं। हुमायूं के बाद आपका आता है अकबर। ये सभी शक्तिशाली राजा माने गए हैं। अकबर का बेटा सलीम, जिसे हम आम भाषा में कहते थे जहांगीर, और जहांगीर के बाद आता है दोस्तों कौन, आपका शाहजहां, जिसने क्या बनाया, ताजमहल बनवाया था, ठीक है, दिल्ली का किला बनवाया था। इसके बाद आपका आता है औरंगजेब। कौन आता है दोस्तों, औरंगजेब। तो ये 6 शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, जिनके कारण मुगल साम्राज्य लगभग 1707 ईस्वी तक चला। लेकिन इसके बाद जितने भी राजा आए वो सारे राजा क्या थे दोस्तों, कमजोर माने गए। आपके यहाँ से शुरुआत और यहाँ औरंगजेब पे माना गया है इसका क्या दोस्तों, अंत। इसे कहते हैं कमजोर अधिकारियों का होना। यानी औरंगजेब के बाद, कहते नहीं है कोई चीज अगर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती है तो डाउनफॉल भी उतनी तेजी से होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप ऐसा मान के चलिए कि ये आपका क्या था, मुगल एम्पायर था और बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु होती है ये तेजी से क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। इतनी बात आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। क्लियर। अब देखिए आपको पता ही है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। उसके कमजोर उत्तराधिकारी इस पतन को रोक नहीं पाए। तो उसके उत्तराधिकारी क्या थे, कमजोर थे। किसके उत्तराधिकारी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहुत ज्यादा कमजोर थे। और इसके अलावा क्या कहते हैं, 18वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह के शासन के तहत मुगल साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया। मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, पूरी तरीके से दोस्तों पतन हो गया 18वीं शताब्दी में। यानी 1757 में मुगलों का अधिकारी कौन था मुगलों का सम्राट, मोहम्मद शाह। इसके समय पर क्या हुआ, मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से इसका पतन हो गया। और अंतिम मुगल सम्राट कौन माना जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि ऐसा कहा जाता है बहादुर शाह जफर द्वितीय का जो शासन था वो केवल लाल किले के अंदर तक सीमित था। जब 1857 में सैनिक दिल्ली पहुंचे बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। कौन, आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसके साथ साथ मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ दोस्तों वो इसलिए हुआ क्योंकि सेना प्रभावी नहीं थी, नौकरशाही अच्छी नहीं थी और मजबूत नेता नहीं थे। इन सब की क्या थी, कमी थी। इसके कारण आपका क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के सारे कारण आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ कारण बता दो, पतन के कारण बता दो मुगल साम्राज्य के। क्लियर। इतनी बात अगर आपको क्लियर होगी हो तो इसी के साथ हम आज अपनी एक यूनिट कंप्लीट करते हैं। अगर आपको चाहिए सेकंड यूनिट की क्लास जरूर कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।